हेलो गाइज, आज मैं वीडियो एक एमबी एक्ट के तहत बनाने जा रहा हूँ, जिसमें यह है कि एक्सीडेंट क्लेम कैसे प्राप्त करें। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई व्यक्ति मर जाता है या घायल हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो जिस थाना क्षेत्र की उपरोक्त घटना होती है उस थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है। जो घटना स्थल है, कहीं भी आप जा रहे हैं रास्ते में किसी भी थाना क्षेत्र में, तो जहाँ पे एक्सीडेंट होगा उसी थाना क्षेत्र में उस घटना की एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस उपरोक्त विवेचना करेगी। विवेचना में उस गाड़ी की अरेस्टिंग करेगी, उस ड्राइवर की अरेस्टिंग करेगी। तो एमबी एक्ट के अंतर्गत अपराध कोई विशेष नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर मर भी जाता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की सज़ा या जुर्माना का प्रावधान होता है। तो उपरोक्त स्थितियों में ड्राइवर की जमानत भी खड़े खड़े हो जाती है, कुछ को जेल नहीं जाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि कई लोगों का कहना रहता है कि भाई उससे गाड़ी से मर्डर हो गया और उसकी जमानत खड़े खड़े हो गई। तो एमबी एक्ट जो भी कोई भी अपराध का जो निर्माण होता है वो दिमाग से होता है। दिमाग से कि मतलब कोई इंटेंशन, अपराध करने का इंटेंशन, वैसा ही क्रियान्वयन करना, तो अपराध का गठन होता है। तो भाई उस व्यक्ति से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी और मैं गाड़ी चलाकर जा रहा था। यदि धोखे में मेरे द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है और मेरे पास रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा या प्रदूषण अन्य सब चीज़ें उपलब्ध हैं, तो इसका मतलब, और उस व्यक्ति को मैं जानता नहीं था पहले से, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, रंजिश नहीं थी, कोई इंटेंशन नहीं थी इस चीज़ की, कोई दुष्प्रेरण नहीं था इस चीज़ के लिए मेरे दिमाग में कि उसको हमें मारना है या कुछ करना है। तो ऐसे में यदि जो है घटना होती है तो ड्राइवर की जमानत भी हो जाती है, गाड़ी रिलीज भी हो जाती है, गाड़ी कोर्ट द्वारा रिलीज हो जाती है। अच्छा, उपरोक्त स्थिति में जो आईओ होता है वो नक्शा नजरी वगैरह बना के सब न्यायालय में भेज देता है। ये तो हो गया प्रथम जो है ये हो गया हमारा एफआईआर कराना। हम क्योंकि हमें मुआवजा क्लेम कर लेना है तो पूरा प्रोसीजर आप समझिए। तो ये तो हमने एफआईआर करा दी। इसके बाद का काम सारा पुलिस का होता है, गाड़ी अरेस्टिंग, ड्राइवर अरेस्टिंग, और गाड़ी वाला अपना ड्राइवर की जमानत या गाड़ी की जमानत जो भी कराता है और चार्जशीट लगा के न्यायालय जो आईओ है, जो विवेचक है जिस थाने का, वो अपना भेज देता है। ये तो प्रथम प्रोसीजर हो गया। अब प्रथम प्रोसीजर के बाद हमें क्या करना होता है, हमें चूँकि मुआवजा लेना है, तो मुआवजा ये जो एमबी एक्ट की इस एफआईआर से हमें मुआवजा नहीं मिलता। अब हमें क्या करना होता है, उसकी एफआईआर और सारे प्रपत्र अगर आईओ के माध्यम से मिल सकते हैं तो ठीक है, वरना न्यायालय के माध्यम से जहाँ पे उसके द्वारा भेजे गए हैं वहाँ से मेरे द्वारा निकाल लिए जाते हैं। और निकलवाने के बाद हम चाहें तो वहीं न्यायालय में मुकदमा कर सकते क्लेम का, नहीं तो हम जहाँ हम रहते हैं, जहाँ मेरा घर है, और उस थाना क्षेत्र से हम उसके लिए मुआवजा के लिए प्रार्थना पत्र डाल सकते हैं। वहाँ पे हम जो है ये सेकंड स्टेज है। ये दूसरा मुकदमा मुआवजा के लिए पड़ता है। उस मुकदमे से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। उस मुकदमे में हाजिरी में यदि जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, बयान वगैरह जिरह वगैरह हमसे हो सकती है। परंतु ये जो क्लेम के लिए हमें जो मुकदमा दाखिल करना है उसमें हम अलग से सेपरेट मुकदमा दाखिल होता है। अगर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तो एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का हुआ तो दो मुकदमे भी हम सेपरेट दाखिल कर सकते हैं। तो उसमें हम दाखिल करते हैं कि ये मेरा इस तरह से एक्सीडेंट फला फला जगह हुआ, ये एफआईआर है, ये नक्शा नजरी वहाँ की है, और इस तरह से इस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मेरा इतना इतना क्लेम बनता है। क्लेम बनता है जो, तो वो किन स्थितियों में बनता है। पहली चीज़ जो इलाज के पर्चे हैं, कितने इलाज कहाँ किस नर्सिंग होम में इलाज हुआ
वहाँ मेरे द्वारा क्या पेमेंट किया गया, उसके इलाज के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट में मेडिकल स्टोर से क्या क्या दवाइयाँ ली गई और कौन कौन पर्चे हैं। उसके बाद हम ये दिखा सकते हैं कि हमारी उम्र इतनी इतनी है और मैं इतना इतना या तो अपाहिज हो गया हूँ या मैं कार्य करने लायक नहीं रहा हूँ, मेरी उम्र इतनी है और मैं इतने इतने रुपए कमाता था और इतने सालों का हमारा नुकसान हो गया, आगे मैं इतने सालों तक काम नहीं कर पाऊँगा या नहीं करने लायक हूँ, या तो इसका जो हमें नुकसानी, शारीरिक नुकसानी जो हुई है, व्यापारिक हमें नुकसानी जो हुई है, मानसिक जो नुकसानी हमें हुई है, इलाज में जो नुकसानी हमें हुई है, और यदि मैं विकलांग हो गया या मेरी शारीरिक रूप से ऐसी दुर्गति हो गई कि मैं कोई काम करने लायक नहीं हूँ, तो विकलांग जो हो गए तो विकलांग का फिर सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा सीमो से, क्योंकि एथराइज जो सीमो होता है उसमें कितनी आपकी हानि हुई है। 20% विकलांग है, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, 70, 80 जो भी है, उस विकलांगता के हिसाब से वो कोर्ट चाहेगी, वो आपको मुकदमा लड़ने पर पैसा डिसाइड करेगी। तो इस तरह से कई चीज़ों में आपका पैसा बढ़ता हुआ चला जाता है। पहली चीज़ कि आपकी कितनी एक्सीडेंट में क्षति हुई, कितना आपने दवाइयों में पैसा खर्चा किया, कितना आपकी शारीरिक विकलांगता आई उसमें क्या क्षति हुई, कितना आपका व्यवसाय में, नौकरी में कितना नुकसान हुआ, या जो व्यक्ति मर गया है या कोई व्यक्ति मर गया है, जिंदा है तो बात अलग की है, या मर गया है तो मरने में वो कितना इतने साल का था और इतने साल तक जीवित रहता तो कितना कमाता। इस तरह से सब चीज़ें नुकसानी, वो सब चीज़ें आपको एक प्रिंट पे दिखानी होती हैं। प्रिंट पे उसके बाद जो आपको अपने गवाह पेश करने होते हैं, गवाह 2 या 3 जो भी समझे, वादी का बयान और 2 गवाह पर्याप्त होते हैं लगभग, और उसके बाद उनसे जो है विपक्षी वकील, बीमा कंपनी का वकील जिरह कर सकता है, और चाहे तो उनका भी वकील जो गाड़ी मालिक है उनका भी वकील जिरह कर सकता है। तो हालांकि उनके जिरह के आसार कम रहते हैं, वो एक आध बार विरह करते हैं गाड़ी मालिक और वो बीमा कंपनी के ऊपर छोड़ देते हैं कि मुझे तो क्लेम देना नहीं है, बीमा कंपनी को क्लेम देना है, बीमा कंपनी अपने आधार पर इनसे डिस्कस करे और सब मामला तय करे। तो बीमा कंपनी का वकील जो होता है वो आता है और वो आपसे जिरह करता है। उसके बाद जो आपकी जो डॉक्टरी के पर्चे हैं या बीमा जो डॉक्टर के पर्चे हैं या मेडिकल स्टोर के पर्चे हैं या जो भी जहाँ के जो भी पर्चे हैं या जो भी आपने लगाया है, विकलांगता सर्टिफिकेट लगाया है या जो भी जैसे भी प्रूफ लगाए हैं, नौकरी के पर्चे लगाए हैं कि इतने इतने मैं नौकरी करता था और इतना इतना मेरा नुकसान हुआ, तो वो वेरिफिकेशन करने के लिए उनका एक इंस्ट्रक्टर भी बीमा कंपनी का होता है, जिसको कि सारे पेपर जो है जो बीमा कंपनी का वकील होता है वो देता है, या बीमा कंपनी द्वारा उसको प्रतिनिधि के रूप में जांच करने के लिए चुना जाता है। तो वो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वह आपके मेडिकल स्टोर के पर्चों की जांच करता है, डॉक्टर से जाकर मिलता है, डॉक्टर से पूछता है कि आपने इलाज किया है, नर्सिंग होम में पूछता है कि कितना कितना बिल आया, या वो जाकर वो भी जांच करता है कि आप नौकरी कहाँ करते थे, कितना पेमेंट मिलता था, और वो ये भी जांच करता है कि विकलांगता सर्टिफिकेट सही है या गलत है। सारी जांचें करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट लगाकर बीमा कंपनी को प्रस्तुत करता है और बीमा कंपनी द्वारा सरकारी जो बीमा कंपनी का वकील है उसके पास फिर से वो सारी चीज़ें आ जाती। तो इस आधार पे फिर बीमा कंपनी बहस करता है कोर्ट में और आपका वकील बहस करता है, दोनों की वकील बहस के सुनने के पश्चात न्यायालय डिसाइड करता है, या तो वो न्यायालय कहता है कि आप चाहें तो समझौता आप कर सकते हैं आपस में, तो उसके लिए जो है समझौता के लिए कहता है, अगर समझौता नहीं करते हैं तो फिर वो जो है आर्डर करता है न्यायालय उसके लिए, और आर्डर करके जो भी क्लेम की राशि है वो 6% 7% ब्याज जो भी समझता है न्यायालय, तो जितने दिन से मुकदमा चला हुआ है और जितने दिन का लाश हुआ आपका, तो एक मुश्त राशि और इतना मानसिक क्षति, इतना आर्थिक क्षति, इतना शारीरिक क्षति, इतना जो है आपका इतने % ब्याज, तो जो भी डिसाइड करता है न्यायालय वो डिसाइड करता है और अवार्ड कायम करा देता है। तो जब अवार्ड कायम आपका हो जाता है तो आप जो है
और उसको न्यायालय को कुछ बीमा कंपनी को कुछ दिन का समय दे दिया जाता है कि आप अगर हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अधिकतर बीमा कंपनी अगर थोड़ा बोड़ा क्लेम होता है तो 3 लाख 4 लाख का 5 लाख का, तो बीमा कंपनी हाई कोर्ट वगैरह नहीं जाती। जब कोई तगड़ा क्लेम कोई पास होता है नीचे से तो भी बीमा कंपनी उसको कम कराने हैं तो अपने, चूँकि उनके वकील तो सब जगह होते ही हैं, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चूँकि अपॉइंट कर रखे होते हैं, तो अपना उनको देती है और उनसे कहती है कि आप जाके प्रार्थना करें, इसको कुछ कम कराएं। और अगर थोड़ा आदेश होता है तो बीमा कंपनी के वकील खुद ही नहीं जाते। वो जानते हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे तो उल्टा का 50,000 का फाइन लगा के हाई कोर्ट फिर से भेज दे कि आप 2 लाख 3 लाख रुपया भी नहीं देना चाहते हैं क्लेमेंट को। भाई ये विशेष कृपा न्यायालय की होती है, इसीलिए वकील लोग क्यों आपका मुकदमा जो है क्लेम वाला 10%, 15%, 20% में ले लिया करते हैं और अपने पास से पैसा लगाकर आपका मुकदमा लड़ते हैं, क्योंकि इसमें न्यायालय को एक सिंपैथी होती है कि जो क्लेमेंट है, जो चुटैल है, जो क्षतिग्रस्त है, जो गरीब व्यक्ति है, इलाज किसी तरह से करा रहा है उधार मांग के, कर्जा मांग के, या किसी तरह से इंजर्ड है और उसकी परिस्थितियां हिसाब की नहीं हैं, सालों वो बेचारा पड़ा रहा है, बिस्तर पकड़े हुए है, घर का खर्चा उसका नहीं चल पा रहा है, और इन स्थितियों में उसके बाद बुरी स्थितियों में वो क्लेम किसी तरह से करता है, तो न्यायालय की सिंपैथी होती है कि उसको बीमा कंपनी द्वारा क्लेम दिला दिया जाए, क्योंकि बीमा कंपनी एक सशक्त माध्यम होती है और एक आंसू पोंछने का काम तो करती ही है। तो इसलिए न्यायालय अधिकतर लोग, मतलब ये मान लीजिए कि आप 90% जो है क्लेम मिलने के आसार रहते हैं बीमा कंपनी से। तो इसलिए वकील भी उसको जो है परसेंटेज पर मुकदमा ले लिया करते हैं। इसलिए आज मैंने आपको गाइस ये पूरी जानकारी, क्योंकि छोटे वीडियो में नहीं हो, आप लोग बड़ा वीडियो नहीं देखते हैं और न देखने की आपकी इच्छा होती है, क्योंकि ये बोरिंग विषय है थोड़े, और एडवोकेट का एडवोकेसी के अंतर्गत ही रहने देना चाहते हैं आप लोग। और इस चीज़ को ज़्यादा, क्योंकि जाना तो पड़ता आपको एडवोकेट के पास ही है, तो इसमें आदमी न ज़्यादा विचार करता है, ना सोचता है, ना इन सब चीज़ों को सीखना चाहता है। तो आप लोग छोटे वीडियो देखते हैं, परंतु छोटे वीडियो में ये सब बातें बिल्कुल क्लियरिटी आपको नहीं आ पाती है। मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बनाना पड़ता है और उसमें कई तथ्य जो है रह जाते हैं। तो गाइज अब इस बारे में संपूर्ण जानकारी आपको शायद हो गई होगी, और अगर कोई व्यवधान या कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9936759088 9936759088 पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं और मुझसे फ्री ऑफ कास्ट अपनी राय ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और समाज सेवा ही हम लोगों का धर्म, एडवोकेट का अधिकतर समाज सेवा धर्म होता है। अब कुछ एडवोकेट की बात तो मैं नहीं करता जो व्यवसायिक पूर्णता में लिप्त हैं, और अधिकतर एडवोकेट जो होते हैं वो समाज से बड़ा सहानुभूति रखते हैं और समाज के हित में ही कार्य करते हैं। तो समाज के लिए ही हम लोगों को उत्तरदायित्व बनता है। धन्यवाद, नमस्कार।